We have well understood what is gravitational force between two masses. m1 और m2 के बीच में जो फोर्स होता है वो g m1m2/r² होता है, अट्रैक्टिव होता है, along the line joining them होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये नहीं कि बड़े के ऊपर कम फोर्स, छोटे के ऊपर ज़्यादा फोर्स या कुछ, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स होता है। बस यही था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट की, 1 घंटी बज गया। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा। हेलो, हरिओम। हरिओम। हरिओम सामने मो आस्कार बोलते गुप्ता। ଆଜ୍ଞା ହରିଓମ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଅଛି ସାର୍, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ କଥା ହେବା। ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ओके ओके, so there was a call from a distant place. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। देखो आज की क्लास में वगैरह में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह याद रखना पड़ता है ना। अब जब हम ये सारे चैप्टर को फिर से क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तब ना आपको डेफिनेशन चाहिए, ना आपको डेरिवेशन चाहिए, खाली समझ चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। कितना आसान हो जाएगा सोचो। जैसे अभी हम बात की कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, g m1m2/r² इक्वल एंड अपोजिट था, along the line joining them था, it was not affected by the medium between the two masses था। बस हो गया, पूरा क्लास खत्म हो गया 4 लाइन में। मतलब क्लास 11 की कोर्स सिमट के काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन समझे नहीं होगे तो तब दिक्कत आ जाएगा। अभी आपको रटना पड़ रहा है, राइट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लिखना पड़ रहा है, तो आपको उसकी तैयारी भी करना पड़ रहा है, प्रैक्टिस भी करना पड़ रहा है। तो 11 की कोर्स को जब हम क्लास 12 में दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे तब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगा। 11th क्लास का 10 पेजेस 12th में जब पढ़ेंगे बनेगा 1 पेज। मतलब 1:10 रेशियो में वर्कलोड कम हो जाएगा, याद रखने वाली चीज़ें। ठीक है, तो लगे रहो। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी नाम देंगे आई ई। चलो, क्या है ये? लेस इंपोर्टेंट है, स्कूल वाले अक्सर नहीं पूछते हैं। ई पी सीधा लिखता हूं, इंटेंसिटी एट पी इज, इट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्या है ईपी? इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। समझ में आया सर? क्या समझ में आया? इंटेंसिटी एट पॉइंट पी तो ईपी है ना। मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू नेट फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए 1 kg मास एट पी। अगर कोई बाई चांस सिरफरा आपको पूछ लिया, बताओ व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो आपको कहोगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए 1 kg मास लोकेटेड और केप्ट एट पॉइंट पी। केप्ट एट पी, थोड़ा इसे लिख देते हैं, 1 kg मास केप्ट एट पी। क्या बात समझ में आया? केप्ट एट पी। अच्छा, यहां पर कोई एक मास पड़ा है m1, यहां पर कोई एक मास पड़ा है m2, यहां पर मान लो 2 मास पड़े। कोई पूछा कि बताओ ये दोनों मास के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहेंगे? जैसे मान लो कि कोई एक रीजन में आप यू टेक ए आयरन नेल और उसके ऊपर कोई फोर्स आया, तो आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए फोर्स आया। किसी एक रीजन में आप एक चार्ज लेके गए और वहां पर चार्ज के ऊपर फोर्स आने लगा, आपको हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए फोर्स आया। सिमिलरली कहीं पर कोई एक मास को लेके गए, उसके ऊपर फोर्स आया, तो आपको हो गया वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब दैट जोन इन विच ए मास एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, इसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी क्या है? अब सोचो 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 सोचो। अब सोचो कि कोई एक रीजन में आप एक आयरन नेल लेके गए और पता चला कि उसके ऊपर एक फोर्स आने लगा, आपको हो गया पक्का यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? कैसे पता करोगे? अगर जो फोर्स आ रहा है छोटा सा फोर्स है तो आपको हो गया वीक फील्ड है, जो फोर्स आ रहा है बड़ा तगड़ा है वो फोर्स, तो आपको हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
How intense is the field? What is the intensity of the field? Is the force on this iron nail. बहुत तगड़ा फोर्स आया नेल के ऊपर तो कहोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत वीक फोर्स आया तो आप कहोगे इट्स ए लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली कोई एक पॉइंट P में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना तगड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हाउ टू? जस्ट कीप ए 1 kg मास, जहां पर चाहिए वहां पर आप 1 kg के मास रख दो भैया। अब ये 1 kg मास के ऊपर फोर्स आएगा, जो भी नेट फोर्स आएगा अगर बहुत तगड़ा फोर्स होगा तो कहेंगे हाई इंटेंसिटी, वीक फोर्स आएगा लो इंटेंसिटी। अब फोर्स क्यों आएगा? फोर्स इसलिए आएगा क्योंकि ये जो मास है इसको M1, ये 1 kg मास को M1 भी खींचेगा, M2 भी खींचेगा। और आपको ये भी मालूम है कि M1 खींचेगा तो इस लाइन में खींचेगा, M2 खींचेगा तो इस लाइन में खींचेगा। They are all pulling it, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, that resultant will be somewhat in this direction. So this becomes the net force. है कि नहीं? This net force on 1 kg is called gravitational intensity at point P. किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चाहिए, कीप ए 1 kg मास एट दैट पॉइंट, सी द नेट फोर्स ऑन इट, जो भी नेट फोर्स है दैट नेट फोर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ज्यादा फोर्स ज्यादा इंटेंसिटी, कम फोर्स कम इंटेंसिटी। क्या बात हजम हुआ? तो ईपी क्या है? इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए 1 kg मास केप्ट एट पॉइंट पी। बढ़िया है। और आपको ये समझ में आ गया है कि इंटेंसिटी इज द नेट फोर्स। तो बताओ ये इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? इट इज द फोर्स। तो क्या कहोगे? इट इज ए वेक्टर। समझ में आया क्या? यस, तो इंटेंसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द फोर्स। पॉइंट नंबर 2, इफ a m kg mass kept at P experiences a force F, then intensity at point P क्या होगा? अच्छा, कोई 1 kg के मास रखो तो जो नेट फोर्स है उसको कहते हैं इंटेंसिटी। सपोज किसी जगह हम m kg का मास रखें, 1 kg रखने की जगह क्या रखे? m kg मास, उसके ऊपर भी फोर्स आएगा। m kg के ऊपर अगर फोर्स आया F, तो 1 kg के ऊपर फोर्स कितना आएगा? F/m। m kg मास के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आया F, तो 1 kg के ऊपर फोर्स आएगा F/m। सो इंटेंसिटी क्या बन जाएगा? इट इज F/m। That is quite interesting, and this helps you to understand what is the unit, Newton per kg. So intensity of gravitational intensity is Newton per kg. Is that clear? Yes. लेकिन लगे हाथ थोड़ा सोचो तो, कोई मास m के ऊपर फोर्स आया F, F/m होता क्या है? इट इज द एक्सीलरेशन, है कि नहीं? वो मास को अगर मास कितने एक्सीलरेशन में अगर जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इट इज द एक्सीलरेशन F/m। m मास के ऊपर F फोर्स आ रहा है, क्या होगा एक्सीलरेशन? F/m। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हो क्या है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, है कि नहीं? तो दिस इज सेम एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखा कितना इंटरेस्टिंग चीज आ गया? मतलब इसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? हाँ, हरिओम हरिओम। Just a minute, someone has wrongly connected me. Let me switch it off. Yes, fine. तो अगर कोई पूछेगा ये बड़ा अर्थ है, बताओ यहाँ पर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट,
तो आप क्या करोगे, एक तो 1 kg मास रखोगे, देखोगे उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, ये हुआ एक तरीका। दूसरा हुआ कोई चीज को यहां से छोड़ दो, जब छोड़ दोगे वो गिरेगा, गिरेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या है, जो भी एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। समझो, क्या बता सकते हो यहां पर ये पॉइंट में, अभी मेरे उंगली के सामने इस पॉइंट में व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, दैट इज सेम एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हियर इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज यू यूजुअली टेक। क्या बात समझ में आया? ये तो चीजें देखो धीरे धीरे खुल रहा है आपके सामने, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो तो इंटेंसिटी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी जानने की दो तरीका हुआ। कहीं भी आपको इंटेंसिटी चाहिए वहां पर 1 kg के मास रखो, देखो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, जो फोर्स आएगा वो हो गया इंटेंसिटी। और कोई चीज को वहां पे छोड़ दो, जितना एक्सीलरेशन में भागेगा दैट इज द इंटेंसिटी, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया है? किसी को समझ में नहीं है, आया कि नहीं आया? ठीक 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 है, ठीक है, थोड़ा चेक करते हैं। ड्यू टू ए mkg mass at a distance r from it, कोई एक mkg का मास है। देखो जिनको समझ में आ रहा है वो लोग तो पक्का बोल देंगे। यहाँ पर कोई एक मास है जिसका मास m है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे r डिस्टेंस में आपको पूछा गया कि बताओ एट दिस पॉइंट व्हाट इज इंटेंसिटी ड्यू टू ए mkg मास एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, इंटेंसिटी कितना होगा? आप कहोगे सर सिंपल है, डेफिनेशन कहता है कि इट इज द फोर्स ऑन 1 kg मास केप्ट एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पे 1 kg का मास रख देता हूँ, क्या कोई फोर्स आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? ये m अट्रैक्ट करता है, ऐसे खींचेगा, जितने भी फोर्स में खींचेगा वही तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है? फोर्स ऑन 1 kg मास। अब ये 1 kg मास को ये अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स में करेगा? सिंपल है, G m 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब बन गया Gm बाई आर स्क्वायर। तो ड्यू टू ए mkg मास एट ए डिस्टेंस r, इंटेंसिटी कितना है? Gm बाई आर स्क्वायर है ना? कितना इजी निकालने के लिए। यहाँ पर और दो डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। कहोगे तो हम कर देंगे, इफ यू गो फॉर माय वीडियोज ऑन जेई क्लासेस, उसमें सारा डेरिवेशंस वगैरह है, लेकिन आपको नीचे दो चीजें याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ। ये कोई एक मास था, इसके लिए सपोज हम बात करेंगे किसी एक स्फीयर के लिए। ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू ए hollow sphere, due to a hollow sphere of mass m radius r, any trouble? समझ में आ रहा है ठीक ठाक? कोई ट्रबल है क्या? थांडी लिखो मत, मिस कर जाओगे। ड्यू टू ए hollow sphere of mass m रेडियस आर, कुछ चीजें याद रख लेना। कोई हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। ये हॉलो स्फीयर है, मास कितना है? मास m है। रेडियस कितना है? रेडियस r है, रेडियस r है,
ऐसा कोई होलो स्फीयर के लिए हम ड्रॉ करना चाहते हैं व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कोई होलो स्फीयर के लिए, ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के लिए हमें पता करना है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर? रेडियस इसका आर है, यू विल सी। याद रखना इंटेंसिटी, बिफोर वी गो फॉर राइटिंग द फॉर्मूले जो हम लिख देंगे, आप भी उतार लोगे बात, ठीक है? थोड़ा सा कंसेप्ट फील करो अंदर। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रिंग है, दिस इज व्हाट इज ए रिंग, ये रिंग है, तो ये रिंग का मान लो कि सेंटर में पूछा गया व्हाट इज इंटेंसिटी एट द सेंटर। ये रिंग क्या है? रिंग का कुछ मास m है, तो आप क्या करोगे? 1 kg के मास रखोगे, 1 kg के मास रखोगे, जो फोर्स आएगा वही होगा इंटेंसिटी। अब ये 1 kg के मास को कौन खींच रहा है? ये वाला मास खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये सारे मास जो रिंग के ऊपर है वो सारे खींच रहे हैं, है ना? सारे खींच रहे हैं। सोचो तो ये वाला मास इधर को खींच रहा है, तो ये वाला मास इधर को खींच रहा है ना? तो ये दोनों की खिंचाव को अगर देखेंगे, विल नॉट दे कैंसल आउट? यस। सिमिलरली ये मास जितने जोर से खींचेगा, इधर वाला मास उतनी जोर से खींचेगा, दे विल आल्सो कैंसल आउट। एज यू फाइंड all masses are counterbalancing, nullifying the cancelling out or compensating the effect of opposite mass, the net force becomes 0। तो सेंटर में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फोर्स होगा 0। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब अंदर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, अगर सेंटर में देखेंगे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। कुछ ऐसा ही लॉजिक है कि होलो स्फीयर का भी सेंटर में 0 होगा, लेकिन साथ साथ ये हम प्रूव कर सकते हैं खाली सेंटर नहीं, हर जगह इंटेंसिटी 0 होगा। बट दैट मेक्स यूज ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। आप लोग अभी तक 2 डायमेंशनल एंगल के बारे में पढ़े हो, 2 डायमेंशनल एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल एंगल, कोन एंगल और सॉलिड एंगल। उसका कंसेप्ट यूज करके प्रूव कर सकते हैं। बुक में आपका प्रूफ नहीं दिया है, बोला कि ऐसा है, याद कर लो, तुम लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है? तो कीपिंग दैट इन माइंड, आपको याद रखना इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r at a distance x from center, at a distance x from center, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं इसको यहां पर ताकि स्पेस कम यूज करें। एट ए डिस्टेंस x from center, x from center, E is equal to, याद रखना E का वैल्यू होता है 0 for x less than r, x less than r, r क्या है? स्मॉल r, रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे, जबकि x r से कम है, मतलब कहाँ है? अंदर है, मतलब अंदर हर जगह ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ इनसाइड, हर जगह इंटेंसिटी 0 होता है, ठीक है? याद रख लेना बेटा। और एट x इज इक्वल टू r, मतलब कहाँ? ऑन सरफेस। कोई पूछेगा बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? सरफेस पे। आप कहोगे हाँ मास m है और सारा मेस का सेंटर यहाँ पे, तो हम कहेंगे मास m है, डिस्टेंस कितना है? r, सो इट इज gm बाई r स्क्वायर। अभी तो देखे थे कोई मास m के लिए r डिस्टेंस में क्या होता है? ये पूरा मास कैन बी अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, है ना? पूरा मास कहाँ है? यहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो इसके लिए बाहर क्या हो जाएगा? gm बाई r स्क्वायर। कोई मास m के लिए r डिस्टेंस में, अभी तो बताए थे, gm बाई r स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? और अगर हम कहेंगे बाहर और भी दूर, कुछ यहाँ पे, मतलब x, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मोर देन r, मतलब x ग्रेटर देन r, कहाँ? आउटसाइड। तो क्या लिखेंगे? ये सारा मास यहाँ पर है, यहाँ से x डिस्टेंस में, अरे r डिस्टेंस में होता है gm बाई r स्क्वायर, तो x डिस्टेंस में कितना होगा? gm बाई x स्क्वायर। सो यू से इट इज gm बाई x स्क्वायर। ऐसा होता है, समझ में आया क्या? ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला।
तो आपको ऊपर ये थोपा जा रहा है कि याद रखो, विश्वास रखो, मैं झूठ नहीं बोलता, कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल दूंगा, है ना, कि जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो ये चीजें आपको याद रखना है। यस, अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो चलो कोशिश करके देखते हैं थोड़ा ग्राफ कैसे दिखता है। हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट आई एम प्लॉटिंग द इंटेंसिटी, और यहाँ पर ले रहे हैं एक्स, और हम कहेंगे कि जब तक हम अंदर है, एट ये पॉइंट में हर जगह इंटेंसिटी 0 है, तो ग्राफ गोज लाइक दिस। जैसे हम सरफेस में आए, बन गया सम वैल्यू gm/r², सडनली बढ़ गया कितना, gm/r²। उसके बाद जैसे दूर जाने लगे, x बढ़ने लगा तो gm/x², इंटेंसिटी घटने लगा। डायग्राम गोज लाइक दिस। तो वेरिएशन ऑफ intensity with distance from center is shown in diagram as well as in mathematical formula. क्या बात समझ में आया? बढ़िया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो क्या याद रखना है? अंदर इंटेंसिटी होता है 0, बाहर होता है gm/x², बस 2 फॉर्मूला, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं। कोई हॉलो स्फीयर है, अंदर इंटेंसिटी होगा gm/r², सॉरी, अंदर इंटेंसिटी होगा 0, बाहर होगा gm/x², 2 ही फॉर्मूले हैं। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सरफेस में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हुआ? सरफेस में है तब भी तो बाहर ही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हुआ? r, तो gm/x² की जगह gm/r²। सिंपल। यूजुअली देखा जाता है कि इन फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन स्कूल लेवल में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके बलबूते पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बदल रहा है। कहने का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ भी तो एक मास है ना। इस मास के लिए इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ इज चेंजिंग और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट। हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली इतना में रुक मत जाना, ऑफ अर्थ। 2 चीजें मान के चलेंगे। m हो गया मास ऑफ अर्थ, अब से आगे मैं जहां भी कैपिटल M लिखूंगा अब इसको कहना मास ऑफ अर्थ। r को लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। कुछ लोग इसको MERE लिखते हैं, इतना कौन करता है? धरती अपनी माँ है, कैसे चाहे तो बोल सकते हैं, है? तो ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया पहला पॉइंट। वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज ड्यू टू, आपका कोई वेट है? हाँ है। क्यों है? बिकॉज सर हमारा मास है, मास होने से वेट हो जाएगा। यू हैव सम मास, इज इट बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग सम वेट? नो, आपको अर्थ खींच रहा है। अगर आप ऐसा स्पेस में चले जाओगे जहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका वेट क्या हो जाएगा? 0। यू कैन गो टू ए ग्रेविटेशन फ्री जोन, काफी दूर चले गए, सोलर सिस्टम से भी बाहर चले गए पिकनिक करने, तो वहां पर जाके देख रहे हो मेरा वेट तो कम हो गया। चाहे आपका कितना भी मास हो, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है। अभी अर्थ आपको नीचे खींच रहा है जोर से रगड़ के, है ना, तो आपका कुछ वेट है। अच्छा, अर्थ किधर को खींच रहा है? इट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। रिमेंबर, अर्थ पुल्स एवरीथिंग ऑन इट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ पुल्स everything, yes, towards center। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, towards center। अगर हम कहेंगे ये अर्थ है, क्या आपको ये जानकारी है कि ये अर्थ है?
ये अर्थ पे कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ पे खड़ा है तो ऐसे खड़ा है, यहाँ पे तो पकड़ के खड़ा है, और यहाँ पे खड़ा है तो ऐसे खड़ा है। क्या लोग ऐसे खड़े हैं अर्थ के ऊपर? नो, एवरीवन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ। ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है। सर गिर क्यों नहीं जाते? वे गिरेंगे क्यों? वो तो खींच के रखा है। एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर। ये मत सोचना कि इधर का आदमी पकड़ झूल रहा है, इधर वाला आदमी तो साउथ पोल में तो ऐसे ही झूल रहा होगा पकड़ के। ऐसा नहीं है ना? हमें लगता है। और हम कैसे खड़े? हम भी तो ऐसे खड़े हैं कि हम इसे पकड़े। हम वी आर इंडियंस, वी आर क्लोज टू इक्वेटर। हम लोग इक्वेटर के पास है। क्या ऐसे जमीन को पकड़ के खड़े हैं? नहीं, वी स्टैंड लाइक दिस, खंबे जैसे, बिकॉज अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, ये बात आपको समझ में आया। अगर अर्थ सबको अपनी तरफ पुल कर रहा है तो बताना ये है कि जो बॉडी का वेट है, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ किसके लिए है? बिकॉज ऑफ दिस पुल। वेट ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हाँ, ये बात है। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो सोचते हैं आपका वेट कितना है? सर mg है। अरे mg ठीक है, आप जानते हो, बोल दिए g का वैल्यू 10 बोल दिया, 9.8 बोल दिए। हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हो गई अर्थ, ये हो गई हमारी माँ, रेडियस है इसका r। आप यहाँ पर एक छोटे से मास रखे हो। ये मास का कोई वेट है। क्यों वेट है? क्योंकि अर्थ इसको पुल कर रहा है। जो भी फोर्स में पुल कर रहा है उसको आप कहते हो mg। m मास का वेट इक्वल टू जो फोर्स में पुल कर रहा है वही तो वेट है। ये वेट क्यों है? क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है। वेट कितना है? mg। तो अर्थ कितने जोर से पुल कर रहा है? g m। और ये मास कितना है? m। और हम कहेंगे कि मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, डिस्टेंस हो गया r, तो r स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? यहां से ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, मिला g इक्वल टू gm by r square. So if you know the mass of earth, you know the radius of earth, g is already known to us. कैपिटल g का वैल्यू क्या किसी को याद है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यस, तो ये जो वैल्यू है g, ये कैसे आया? यहां से आया। समझ में आया? स्मॉल g का वैल्यू निकालेंगे तो 9.8 आएगा। तो g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पहला चीज हम क्या देखे? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ g का वैल्यू याद रखना, gm बाय r स्क्वायर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बोलेंगे दो प्लैनेट है, उनका मासेस ये रेशियो में, रेडियस ओ रेशियो में है, बताओ उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या है? निकाल सकते हो gm बाय r स्क्वायर करके। इज दैट क्लियर? नाउ बिट बी, बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब बिफोर वी गो फॉर एनी फॉर्मूला और एनीथिंग, पहले आप बताओ मुझे कि अगर ये अर्थ है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमें मालूम है, और क्यों है वो भी मालूम है। क्यों है? क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है। अगर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे तो अर्थ का पुलिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा, लेकिन जो पुलिंग फोर्स है वही वेट है, मतलब वेट घटेगा। वेट घटेगा मतलब g का वैल्यू घटेगा, है ना? g का वैल्यू घटेगा मतलब जितना आप दूर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। यहां पर छोटा सा जोक्स आता है। एक आता है फिजिसिस्ट जो फिजिक्स पढ़ाता है, दूसरा होता है फिजिशियन जो डॉक्टर है। कुछ वो फिजिशियन अपने मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा था तो लिखा था आइए अपना वेट लॉस करिए। फिजिशियन कौन? डॉक्टर लिखा है वेट लॉस करने की तरीका बताएंगे, 5 रुपया कंसल्टेशन फीस। फिजिक्स वाले को तो मेडिकल साइंस कुछ मालूम नहीं होता, हम लोग को क्या बायोलॉजी मालूम होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई फिजिसिस्ट था, वो भी लिख दिया आइए हम भी बताते हैं वेट लॉस करने का तरीका 450 रुपया में। लोग बोले अरे ये भी बता रहा है, देखने में तो एक लग रहा है फिजिशियन दूसरा फिजिसिस्ट, तो लोग इसके पास ट्राई करने पहले पहुंच जाते हैं। तो क्या बोलता है तरीका क्या है वेट लॉस करने का? अर्थ से दूर चले जाओ, आपका वेट कम हो जाएगा। समझ में आया? ये हुआ तरीका। और फिजिशियन क्या बोलता है डाइटिंग करो, ट्रेडमिल पे जाओ, एक्सरसाइज करो। लेकिन ये क्या बोल रहा है अब अर्थ से दूर चले जाओ, आपका वेट कम हो जाएगा। सिंपल सा है। तो ऐसा है। हंसी नहीं आया क्या तुम लोगों को? आया ना?
तो मुंह फाड़ के हंसो, जब हंसना होता है तो फाड़ के हंसना चाहिए, क्या उसमें कंजूसी क्या? बिग बी, value of g at a height h above surface of earth। अब दूर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा। कहाँ पे बोल रहा है कि वो सेंटर से कुछ h डिस्टेंस में हम काफी दूर चले गए। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? दिया है इसका रेडियस है r, ये रेडियस है, ये तो हम जानते हैं अर्थ का रेडियस r है, मास इसका m है। यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तरीका सिंपल है। तरीका क्या है? आप यहाँ पर कोई एक mkg का मास रखो, इसका जो वेट है उसको आपको हो mg डैश। वेट क्यों है? क्योंकि अर्थ खींच रहा है किधर को? टू अर्थ सेंटर। जितने जोर से खींच रहा है वही वेट है, तो वहां से हम जी डैश मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? mg डैश। और थोड़ा सा ज्यादा मार्क पाने के लिए वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लिख सकते हो। वेट कितना है? मान लो mg डैश। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? ये मास और ये मास के बीच में जी m बाई क्या डिस्टेंस है? ये पूरा का मास यहाँ पर सेंटर में है और ये यहाँ से h डिस्टेंस में है। क्या बता सकते हो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ? क्या हो गया? h प्लस r, क्योंकि सरफेस से h हाइट में, मतलब ये h है, ये h है और ये r है, मिलके हो गया h प्लस r का होल स्क्वायर। हुआ ना? अब ये m फिर से कैंसिल हो गया। क्या मिल गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? तो उसको अगले पेज में जाएंगे और लिखेंगे g डैश इज इक्वल टू जी m बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस से h हाइट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। What is the acceleration due to gravity at a height r above the surface of earth where r is radius of earth? मतलब h की जगह r डालना है, ठीक है? हाँ, तो ये क्या हो गया? लेकिन हमें पहले से और एक चीज मालूम है कि ऑन दी सरफेस g का वैल्यू है gm बाई आर स्क्वायर। तो हम gm की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे g r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। If you know the value of g on surface, this is acceleration due to gravity on surface, gm by r square। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो याद है कि भूल गए तुम लोग? Acceleration due to gravity on the surface. So weight of a body on earth means on surface of earth is this। इस चीज क्या है? Acceleration due to gravity on surface of earth g is this। तो यहाँ से gm का वैल्यू निकाल दिए जी आर स्क्वायर और हमें मिल गया ये जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पकड़ में आया क्या? यस। चलिए आगे। अभी अगर h काफी बड़ा है तो आप इसको निकाल सकते हो, सिंपल है। लेकिन अगर h काफी छोटा है तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज g इंटू 1 माइनस 2h बाई r। ये याद रखना when h is very very small as compared to r। सर कैसे आया फॉर्मूला? इसी से आया। ये r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको सजा के ऊपर लेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन में खोलेंगे। अगर हायर टर्म्स जो आएंगे h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, h क्यूब बाई आर क्यूब, इसको इग्नोर कर देंगे। कब? जब h r से काफी छोटा है तो कुछ ऐसे आएगा। तो इतना सब जानने में इच्छा है तो पूछो, नहीं तो बोलो नहीं सर हम मानते हैं आप जो कहते हैं सही बोलेंगे, यही होगा आंसर। बुक में भी उसका डेरिवेशन नहीं दिया, सीधा लिखा है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ h इट इज लाइक दिस। चाहिए कि इसमें मन भर गया? सर हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ये बात है? मतलब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ठीक है, तो जितने जरूरत की चीजें हैं और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से देते हैं डोज। तो 1 माइनस 2h बाई आर। तो अगर मतलब h वेरी स्मॉल है तो आप ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल है। h स्मॉल हो या लार्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या देखें हम?
क्या देखें, वो स्कूल में आएगा डेरिवेशन 3 मार्क वाला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और टीचर जो है टकटकी लगा के बैठा हुआ लड़का क्या लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, h हाइट में m रखना है, mg डैश दिखाना है, क्या लिखना है, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, mg डैश इज इक्वल टू दिस, m काट दिया, g डैश इज इक्वल टू gm बाई h प्लस r का होल स्क्वायर, सिंपलीफाई किए, g इज gm बाई r स्क्वायर, सो gm की जगह g r स्क्वायर लिखे और ये हो गया आंसर, काम खत्म। बात समझ में आया। अब देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट ए डेप्थ h, सरफेस से ऊपर जाओ तो g है, सरफेस से नीचे जाओ तो गड्ढा खोल के कुएं के अंदर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा, लेट अस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, वैल्यू ऑफ g एट ए डेप्थ h बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, h लिखेंगे, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओगे फॉर्मूला, h ए डेप्थ d बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। आज मेरे क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास किसका है, कौन सा क्लास है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी? मैथ है सर। मैथ है, ठीक है ठीक है। वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ डी बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे पास है ये अर्थ, अब पूछा गया है यहां से अंदर डी डिस्टेंस में इस पॉइंट में इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर, अगर होलो स्फीयर होता तो अंदर इंटेंसिटी क्या होता, 0। क्या हमारा अर्थ गोलगप्पे की तरह खोखला है, नहीं, तो भरा हुआ है, नहीं, हाँ, तो फिर इसके लिए तो साहब ने बताया नहीं कैसे करना है, चलो बताते हैं, चलो अब बताते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो आपका इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी किसके लिए होगा, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी किसके लिए होगा। हम अगर पूरे अर्थ को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके सोचते हैं, मतलब देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये जो पॉइंट है इससे बाहर है और इसकी अंदर है, इसकी अंदर है, तो ये जो मोटा सा होलो स्फीयर बना उसके अंदर एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर, तो पूरे अर्थ को आप ऐसे मान सकते हो, एक थिक होलो स्फीयर एंड ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर फिट इन बिटवीन, मोटा होलो स्फीयर, छोटा सॉलिड स्फीयर। अब यहां पर जो इंटेंसिटी होगा, ये जो पॉइंट है वो होलो स्फीयर के अंदर है, अंदर क्या होता है होलो स्फीयर का इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फीयर, 0। तो यहां पर जो इंटेंसिटी बनेगा वो इसके लिए नहीं बनेगा, फिर किसके लिए बनेगा, ओनली इसके लिए बनेगा। क्या बात समझ में आया, यस और नो? आवाज नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी बनेगा वो थिक होलो स्फीयर के लिए बनेगा, मोटा होलो स्फीयर के लिए बनेगा कि छोटा सॉलिड स्फीयर के लिए बनेगा, छोटा सॉलिड स्फीयर के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं, किसी एक होलो स्फीयर की अंदर इंटेंसिटी होता है 0, इंटेंसिटी होलो स्फीयर के लिए होता है 0, अंदर 0 होता है कि नहीं? तो अब क्या, यस, तो आप क्या कहोगे कि यहां पर जो इंटेंसिटी बनने वाला है, ये पॉइंट को P मानते हैं, as shown in figure, intensity at point P is, और acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at P is equal to G dash is equal to, it is E, और ड्यू टू
ड्यू टू, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम में मार्क भी मिले, ढंग से लिखेंगे। एस ओन द ग्रेविटेशनल फील्ड at P is due to the small solid sphere of radius। ये जो सॉलिड स्फीयर है भैया, कौन बताएगा उसका रेडियस कितना है? आर्क का रेडियस r है, आप d डिस्टेंस में अंदर देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस d, है कि नहीं? You will say it is r minus d। दी इंटेंसिटी हियर क्या हो जाएगा? इट इज इंटेंसिटी, अब रेडियस क्या हो जाएगा? r माइनस डी। तो ये चीज को निकालना है यहाँ पे, r माइनस डी, ये हो गया r माइनस डी ऑफ रेडियस r माइनस डी। तो ये सोन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा? ड्यू टू द स्मॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी। अब सिंपल है, स्फीयर के लिए यहाँ पे क्या होगा, क्या पता करना है? हमारे दिमाग में तो ये है कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है जिसका मास m डैश है और जिसका रेडियस r डैश है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही इंटेंसिटी है। फॉर्मूला है gm डैश बाई r डैश का स्क्वायर, ये हमें मालूम है। बस अगर हमें किसी तरह से ये छोटा वाला सॉलिड स्फीयर का मास और रेडियस मिल जाएगा, हम P पॉइंट में इंटेंसिटी बता देंगे, जबकि रेडियस ऑलरेडी मालूम है, क्या है? r माइनस डी। पता करना है व्हाट इज इट्स मास। हाँ, मास पता करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे हम कहेंगे मास ऑफ अर्थ, जिसको हम लिए हैं m, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसको हम कहेंगे 4/3πr³, क्योंकि r है रेडियस ऑफ अर्थ। आप कहोगे डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का डेंसिटी कितना है? मास बाय वॉल्यूम, इट इज m/4/3πr³ है ना। d हो गया मास ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना था? r माइनस डी। ये कितना होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम निकालते हैं, स्फीयर है भाई, तो लिखेंगे इट इज 4/3πr माइनस डी का क्यूब। हाँ, ये सही है। तो m डैश मास ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी, r छोटा नहीं बड़ा है भाई, r माइनस डी इज इक्वल टू, डेंसिटी मालूम है और उसका वॉल्यूम मालूम है। डेंसिटी कितना है? मास बाई वॉल्यूम, ये इट इज d, सॉरी कहते हैं इसको v डैश, इट इज d इंटू v डैश, d इंटू v डैश। d क्या है? ये v डैश क्या है? ये, तो हमें m डैश मिल गया। 10 10 10, देखो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। m डैश इज d इंटू v डैश। d क्या था? डेंसिटी कितना था? m/4/3πr³। v डैश क्या है? 4/3π, इसका रेडियस r माइनस डी का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम सबको मालूम है, 4/3πr³ होता है, ये सब बताएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब ये 4/3π जो है वो कैंसिल हो गया, ये और ये क्या बच गया? देखो तो बच गया इसमें m/r³ इंटू r माइनस डी का क्यूब। ये हो गया मास m डैश। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? g डैश, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां पे?
एट सरफेस ऑफ m dash और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस। कौन सा सॉलिड स्फीयर का सरफेस पे हम निकालना चाहते हैं जिसका रेडियस r माइनस डी है? कौन सा भाई, कौन सा है? ये इसका रेडियस कितना है? r माइनस डी। यहां पे चाहिए हमें, है कि नहीं? Yes, sir. फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर इसका मास मालूम है, रेडियस मालूम है, इंटेंसिटी होता है gm/r²। सो सिंपल। तो आप कहोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू gm डैश बाय r माइनस डी का स्क्वायर। वैल्यू डाला जाए g बाय r माइनस डी का स्क्वायर इंटू m डैश। अभी तो निकाले m बाई आर क्यूब इंटू r माइनस डी का क्यूब। ये r माइनस डी का स्क्वायर, ये r माइनस डी का क्यूब एक दूसरे को खा जाएंगे, चिथड़े उड़ा देंगे एक दूसरे का। मिलेगा क्या? gm बाई आर क्यूब। ऊपर क्या रहेगा? r माइनस डी। कितना सिंपल हो गया घूम घूम के। चलो ठीक है। और याद रहे आपको कि पहले से हमको मालूम है कि ऑन सरफेस g का वैल्यू क्या था? ऑन सरफेस g का वैल्यू क्या था? gm बाई आर स्क्वायर। ऑन सरफेस g का वैल्यू था gm बाई आर स्क्वायर। तो gm बाई आर स्क्वायर की जगह अगर g लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? gm बाई आर स्क्वायर की जगह g लिख देंगे तो क्या मिलेगा? g बाई r। gm बाई आर स्क्वायर बच गया r। इट इज r माइनस d बाई r। because on surface the value of g is gm by r square। ये चीज हमें मालूम है। मिल गया फॉर्मूला g इक्वल टू g इंटू आर माइनस डी बाई आर। फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन पूछते हैं रेयर है, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज इंटेंसिटी, है ना? It is depth r/2 from the surface of earth। अच्छा, इसको थोड़ा देखो और बताओ अर्थ का सेंटर में क्या होगा? What is the intensity at center of earth? What is the acceleration due to gravity at the center of earth? सेंटर ऑफ अर्थ में मतलब सरफेस से कितने अंदर? r अंदर। सेंटर कहाँ है? सरफेस से r नीचे। r नीचे, d की जगह r डालो, क्या मिलेगा? 0। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 0। किसका वेट ज्यादा होगा, 5 kg का कि 25 kg का? इफ यू टेक इट टू द सेंटर ऑफ अर्थ दोनों का वेट बराबर होगा। कितना होगा? 0। समझ में आया क्या? लाइक दैट। तो ये चीजें हम लोग देखें। तो थोड़ा सा भी सारा फॉर्मूला, ये तो डेरिवेशन के लिए हम लोग देख लिए, फॉर्मूले के लिए सारा चीज थोड़ा लिख देना चाहते हैं। वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू अर्थ। वेरिएशन ऑफ एक्स, जी नहीं लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ, ये कौन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला चीज g is acceleration due to gravity on surface of earth, जिसको आप अदरवाइज कहते हो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गड़बड़ा मत जाना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन सरफेस। दोनों बराबर चीज है। फॉर्मूला gm बाय आर स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। दूसरा पॉइंट नंबर 2, एट ए हाइट h
H above surface, G dash is GM by R plus H का होल स्क्वायर और GM और it is otherwise the formula G R square, खाली याद रखना है G R square by R plus H का होल स्क्वायर। एट ए हाइट के जगह हम लिखेंगे एट एनी हाइट, किसी भी हाइट में निकालना है तो आप इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एट ए स्मॉल हाइट, ध्यान रखना स्मॉल हाइट एज अबोव सरफेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे कि ये स्मॉल हाइट है। जी डैश का वैल्यू होगा जी इंटू 1 माइनस 2h/r। पॉइंट नंबर 4, 8a डेप्थ d बिलो सरफेस। देखो आपको खाली ये फॉर्मूला चाहिए, लेकिन डेरिवेशन पूछ लेंगे बोल के सारा डेरिवेशन में करवाया था। 8a डेप्थ d बिलो द सरफेस, 8a डेप्थ d बिलो द सरफेस। आपको हो गए g डैश इज gm r माइनस d by r cube, that is same as g r minus d by r, है ना। आगे खत्म नहीं हुआ। एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये तो आप लोग बता दोगे, जी डैश 0। पॉइंट नंबर 6, ड्यू टू एक्स्ट्रा चीज जो नहीं बताया और वो बताना चाहता हूं। अर्थ अपनी चारों तरफ घूम रहा है। सोचो कि आप किसी एक रिंग के ऊपर बैठे हो, ठीक है, और रिंग को अगर जोर से घुमा दिया जाएगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप बाहर छिटकने की कोशिश करोगे। जब बाहर छिटकने की कोशिश करोगे तो ये जो खींच रहा था अंदर अर्थ, जैसे अर्थ भी घूम रहा है, वो सब चीज को अंदर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, तो चीजें हल्का हो जाएगा। सोचो आप यहाँ पे खड़े हो, अपना कोई वेट है, कोई आपको पकड़ के ऊपर से दूर खींच रहा है, तो ऑब्वियसली आपका वेट कम लगेगा। तो अर्थ जो अपनी चारों तरफ घूमता है वो ज्यादा स्पीड में घूमता है। यू नो इट इज 452 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा है। 452 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 452 मीटर। साउंड जाता है 330 मीटर, अगर अच्छा वेदर है तो, सुइटेबल वेदर है तो साउंड से भी ज्यादा स्पीड में जाता है। कितनी ज्यादा स्पीड में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बचपन से जब पैदा हुए तभी से घूम रहे हैं, मरते तब तक घूमे, मरने के बाद भी घूमेंगे, आत्मा बन के भटकेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हम हरदम घूमते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। एनीवे, तो बात ये था कि ड्यू टू स्पिन ऑफ अर्थ, स्पिन मतलब अपनी चारों तरफ घूमने वाली, स्पिन ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा लिख लेते हैं, आर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक फॉर्मूला बता दिया, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या है ये सब, आर खाली मालूम है कि रेडियस ऑफ अर्थ, बाकी ये ओमेगा जी 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 मालूम है, ओमेगा थीटा। ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कितना है, अर्थ को अपनी चारों तरफ एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटा। तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई 24, इट इज दिस मच, 2 पाई बाई टी, हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई बाई टी, इट इज पाई बाई, और टी का वैल्यू 24 है, 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर। और ये जो थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज कॉल्ड लैटिट्यूड। अक्षांश द्राघिमा ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे तुम लोग, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, थीटा होता है लैटिट्यूड। अलग अलग लैटिट्यूड में समझ लेना लैटिट्यूड क्या है, थोड़ा बता देता हूं। ये है अगर अर्थ, तो ये अपना इस एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, और ये है उसका क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। और कोई पूछेगा बताओ अर्थ का इस पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है, तो इस पॉइंट को आप क्या करोगे,
किसी एक लाइन से सेंटर के साथ जोड़ोगे। फिर देखो कि ये सेंटर के साथ जुड़ता हुआ लाइन, सेंटर के साथ जुड़ता हुआ लाइन इक्वेटोरियल प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर एंगल थीटा है तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है? थीटा। यस, लैटिट्यूड इज थीटा। ये पॉइंट का समझ में आया क्या? अर्थ का इस पॉइंट का लैटिट्यूड थीटा है। तो अलग अलग पॉइंट में लैटिट्यूड अलग अलग होगा। क्या बता सकते हो नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड कितना होगा? यहां कितना होगा नॉर्थ पोल का? सीधा ऐसे जोड़ो, क्या एंगल कर रहा है ये एंगल? ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। साउथ पोल का लैटिट्यूड कितना होगा? ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है? नहीं, नॉट 180 डिग्री, जीरो। समझ में आ रहा है ऐसे? तो कितना भी एंगल कर रहा है, जो भी एंगल कर रहा है इस प्लेन के साथ, उसको ऐसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू हैव अंडरस्टूड लैटिट्यूड। एट डिफरेंट लैटिट्यूड जब अर्थ अपनी चारों तरफ घूमता है, यहाँ का बैठा हुआ पॉइंट ऐसे ऐसे घूमता है, तो जैसे ऐसे घूमता है तो यहाँ का जब इधर से जाता है उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके चलते इसका जो वेट था, वेट को ये थोड़ा बहुत कम कर देता है। द कंपोनेंट ऑफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा है। सॉरी, ये जो भी है, अगर ये रेडियस को हम r कहेंगे तो ये m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा है, ये m ओमेगा स्क्वायर r है। तो वेट जो नीचे की तरफ था इसको ये थोड़ा सा कम कर देता है। तो जैसे जैसे थीटा बदलता है ये बदलता है। और इससे हमें ये भी पता चला कि जो g डैश का वैल्यू है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो पॉइंट नंबर 7, 8 पोल थीटा कितना है? 90 डिग्री। g डैश कितना है? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 90। हाँ है तो g है, इट इज सेम एज g। अच्छा 8 इसको g डैश की जगह लिखेंगे g8 पोल। अच्छा 8 इक्वेटर, थीटा कितना है? थीटा इज 0। तो g8 इक्वेटर क्या हो जाएगा? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 होता है 1, सो इट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो g कहां पे ज्यादा है, पोल पे कि इक्वेटर पे? g8 पोल इज मोर देन g8 इक्वेटर। इक्वेटर पे है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, जबकि पोल पे है ओनली g। ठीक है, और इसका डिफरेंस भी ये है कि दिस माइनस दिस इज ओमेगा स्क्वायर r। क्या वेरिएशन ऑफ g आपको समझ में आया? यस। थोड़ा दौड़ा के मैं खत्म कर दिया, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन अगले क्लास पक्का ये सारा फॉर्मूला को बढ़िया से लिख के लेके आना। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, करने के बाद फिर हमें देखना है ऑर्बिटल वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और केप्लर्स लॉ। उसके बाद ही खत्म होगा। कोशिश करेंगे अगले क्लास खत्म करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।